चलो भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। कल हमने शायद कंप्लीशन पे थे पीएम की लिस्ट के। हो गया कंप्लीट? बताओ ज़रा, एक पीएम बताओ जिसने 6 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा। इंदिरा गांधी। इंडिया में सबसे कम उम्र का यानी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? राजीव गांधी। इंडिया का वो पीएम कौन था जिसने 17 बार तिरंगा फहराया? 16 बार। इंडिया के एक पीएम को निशाने पाक और भारत रत्न दोनों मिले, मोरारजी देसाई। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पीएम कौन था? कितनी एज में बैठे? और ये 40 साल में। 20 में तो बन ही नहीं सकते ना, 25 से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में वो पीएम कौन था, एक राष्ट्रपति जिसने 4 पीएम देखे? रामा स्वामी वेंकट रमन। युवा तुर्क के नाम से कौन सा पीएम था? चंद्रशेखर। आपका एक डिप्टी पीएम किंग मेकर बन गया था, डिप्टी पीएम। 2 पीएम बता दो जिनको बनाने में इनका योगदान था किंग मेकर का। एक वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर। वीपी सिंह क्या एक गड़बड़ को आप आज तक भुगत रहे हैं? कौन से कमीशन की रिपोर्ट? कौन सा आयोग था? मंडल। किसके आरक्षण के ऊपर काम किया? कितना %? तो ये मुरारजी के टाइम में गया था, लेकिन इस पे काम किया वीपी सिंह के टाइम में। 19 कब की घटना है ये? 91 की। 91 नहीं, 90 की। 89 से 90 तक रहे थे वो, फिर 90 से 91 तक, फिर 91 से 96 तक बढ़िया सरकार चली। चलो, एक ऐसा पीएम बताओ जिसने 3 लोकसभाएं देखी। लोकसभाओं का टॉपिक तुम्हें बेसिक बैच में करवाया होगा, अगर तुम्हें याद होगा तो। नहीं याद तो कोई बात नहीं, जल्दी से बोर्ड पे देखो। बेसिक बैच में सबको पढ़ाती हूँ मैं, ये इसलिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। आपके देश के पहले पीएम कौन थे? सेकंड पीएम? तीसरी पीएम? चौथे पीएम? 5वें पीएम? छठी बार वापस कौन बनी? इंदिरा। फिर इंदिरा का मर्डर हो गया, राजीव गांधी। आधी लिस्ट पूरी हो गई ना हमारी, यहीं पे आधी लोकसभाएं भी पूरी हो गई। ये पहली और दूसरी लोकसभा देख गए, ये तीसरी, ये चौथी प्लस 5वीं, ये दोनों छठी, ये 7वीं और 8वीं। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वरना समझ में नहीं आएगी बाद में। इसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला, एक तरीका बताया होगा याद करने का। वीपी, सीपी, अटल, HI, अटल अटल, मनमोहन मनमोहन, मोदी मोदी। बेसिक बैच में तीसरे चौथे दिन यही पढ़ाती हूँ। ये वीपी सिंह है, ये चंद्रशेखर है, ये PV नरसिम्हा राव, ये अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल अटल, मनमोहन मनमोहन, मोदी मोदी। ये तुम्हें जरूर पढ़ाया होता है हर बैच में, बेसिक का ये सिलेबस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने ये बेसिक में ना करा। बेसिक में है ही 4 टॉपिक कराने के, समाधियां, नंबर ऑफ MP सीट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यही पढ़ाती हूँ मैं, इससे अलग कुछ पढ़ाती नहीं। कभी कभार डांसेस और इनके ऊपर एक आधी क्लास ले लेती हूँ। देखो ध्यान से, नहीं पढ़ाया तो अब समझ लो, ये तरीका है याद करने का। ये पूरे परिवार में से लोग हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, 4 नाम तो इन्हीं के हो गए, 3 लिखे 4 बार हैं। शास्त्री जी बीच में आए, मोरारजी और चौधरी चरण सिंह गैर कांग्रेसी पीएम बने थे, क्योंकि जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की। यहाँ फिर आप देखते हैं 8 तक हो गई थी लोकसभा, ये दोनों 9वीं लोकसभा में आए, 1-1 साल के। ये 10वें पीएम थे, नंबर गिनोगे तो भी 10वें। देखो 8 यहाँ तक, देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं लोकसभा 10वें नंबर पर PV नरसिम्हा राव। ये 11वीं लोकसभा, तीनों देखेंगे। 11वीं में आज तक सबसे ज्यादा पीएम बने, कितने पीएम? 3। छठी में 2 बने हैं, 9वीं में 2, 11वीं में 3। अटल बिहारी जी ने 12वीं और 13वीं लोकसभा देखी। इसी टाइम पे इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। कौन से सन की घटना है? 1998, 74 के बाद, 24 साल बाद इन्होंने 14वीं 15वीं लोकसभा। और अभी आप देख रहे हैं मोदी जी ने 16वीं देखी, और अब कौन सी चल रही है? 17वीं। कब तक रहेगी? 2024 तक। ये आज तक की लोकसभाओं का टेबल है। अब आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए। ध्यान से देखो इस तरफ, यहाँ 3 लोग हैं जिनके नाम में डबल 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 डिजिट है। लिखने से बेहतर है समझ लो, लिखा तो किताब में भी पर तुम्हें याद नहीं होता। डबल डिजिट है नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम के आगे। नेहरू और इंदिरा के बीच में आ गए थे शास्त्री जी। फिर इंदिरा ने गड़बड़ की थी 77 में, आपातकाल जबरदस्ती का लगाया, उनकी सरकार गिरी और 2 पीएम कौन कौन बने? मोरारजी और चौधरी चरण सिंह जी। ये पहली बार हुआ कि एक लोकसभा में 2 पीएम देखे गए। अब तक एक पीएम 2 लोकसभा संभालता आया, लेकिन पहली बार एक लोकसभा में कितने पीएम देखे गए? 2। ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ, छठी में, 9वीं में और 11वीं में। और 11वीं में आज तक के सर्वाधिक पीएम देखे, कितने पीएम? यानी इलेक्शन एक बार हुआ और पीएम कितने बन गए? 3। छठी में कितने पीएम बन गए? 2। और 9वीं में भी 2। वापस से इंदिरा आई 7वीं संभालने, इंदिरा का मर्डर कर दिया 31 अक्टूबर 1984 को। इनके बेटे ने अपनी मां का बचा हुआ टाइम काटा, 2 महीने फिर नए इलेक्शन हुए, और इस तरह से उन्होंने 7वीं का कुछ टाइम और 8वीं अपनी पूरी लोकसभा काटी 1989 तक। इसके बाद इनकी सरकार में थोड़ी गड़बड़ियां, कुछ घपलों में, घोटालों में इनका नाम आ गया, जिनमें बोफोर्स तोप का बहुत बड़ा नाम है और हर बार इलेक्शन में वो उछलता है, बोफोर्स स्कैम। इसके बाद फिर इनकी सरकार नहीं आ पाई और 9वीं लोकसभा कमजोर रही। 2 पीएम बने आपके, कौन कौन? वीपी सिंह और चंद्रशेखर। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया, और चंद्रशेखर ने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अपने स्कूल टाइम से बहुत बढ़िया डिबेट करते थे, बहुत बढ़िया ओरेटर थे। युवा तुर्क के नाम से चंद्रशेखर जी का नाम लिया जाता है। 10वीं संभाली PV नरसिम्हा राव ने, और मैंने शायद एक पॉलिसी का नाम लिया था LPG, बताई थी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। विदेशी कंपनियों को अपनी आज़ादी दी, उदार बने कि आओ यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, हमें काम मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमारे घर में तनख्वाह जाएगी, हमारे देश का सिस्टम सुधरेगा। क्योंकि पैसा जहाँ ब्लॉक हो जाता है वो इकोनॉमी अपने आप नीचे गिरती है। तो ये इनके टाइम में, ये इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे ना, तो यहाँ ये नाम है ना मनमोहन सिंह जी, इस टाइम ये वित्त मंत्री थे। ये मनमोहन सिंह जी के प्रोजेक्ट थे सारे, LPG भी और लुक ईस्ट पॉलिसी भी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि तुमने ये सारा जो वेस्ट को फॉलो किया है ना, गलत है। ईस्टर्न कंट्रीज तुम्हारे साथ आजाद हुई, तुमसे बहुत आगे निकल गई, इसलिए उनको छोड़ो और ईस्ट की तरफ देखो। तो एक नई पॉलिसी का नाम क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी। ये
10वें पीएम की देन थी। 11वीं लोकसभा फिर लचर पचर है और कितने आदमी आ गए? 3। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर आज तक किसी पीएम का। एचडी देवेगौड़ा, हिंदी नहीं आती, भारत को संभालना बहुत मुश्किल था, साल भी पूरा नहीं पकड़ा। इंद्र कुमार गुजराल उस लेवल पे नहीं काम कर पाए कि पीएम की सीट पे टिक पाते, और बहुत जल्दी विद इन 2 ईयर्स ये 3 पीएम काम करके हट भी गए। फिर से इलेक्शन हुए और किसका नंबर आया? अटल जी का। 1.5 साल बाद इसी दौर में इन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया ताकि भैया आसपास ये हो कि बहुत बढ़िया न्यूक्लियर एनर्जी इनके पास है। और इसी दौर में एक यात्रा की थी पाकिस्तान बस से, लेकिन वो नाकामयाब रही क्योंकि उससे 15 दिन बाद ही आपको कारगिल वॉर में इनके साथ उलझना पड़ा। अटल का नाम बहुत ऊंचा गया इसी दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और ये अगली लोकसभा संभालेंगे 1999 से 2004 तक की। गठबंधन की सरकार थी पर काम ठीक ठाक चल गया। इसके बाद मनमोहन सिंह जी आए लगातार 10 साल के लिए, और अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपनी सीट पर बैठे हैं लगातार 2 कार्यकाल के लिए। क्या इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, एक महिला है इंदिरा जो 3 लोकसभाओं में दिखेगी, 4थी, 5वीं और 7वीं में। लगातार नहीं है लेकिन 3 लोकसभाएं संभाली, 4थी, 5वीं, 7वीं। अटल यहाँ ऐसा नाम है जो 3 लोकसभाओं के साथ लिया जाता है, 11वीं, 12वीं, 13वीं। टोटल टाइम पीरियड में जमीन आसमान का अंतर। इंदिरा गांधी 16 साल संभाल के गई, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी 6.5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। दोनों की गिनती बराबर की है पर जमीन आसमान का अंतर है समय में, कार्यकाल में, जितना टेन्योर इनका था। तो आज तक आपके इंडिया में सिर्फ 2 पीएम हैं जिन्होंने 3-3 लोकसभाएं देखी। कौन कौन है? इंदिरा और अटल। इंदिरा ने कौन कौन सी देखी हैं? 4थी, 5वीं, 7वीं, और अटल जी ने 11वीं, 12वीं, 13वीं। 11वीं में वो सिर्फ 13 दिन के बने थे, शॉर्टेस्ट टेन्योर के। 12वीं में वो 1.5 साल के हैं और 13वीं के 5 साल के हैं। तो कुल कितना हुआ? 6.5 साल। जबकि इंदिरा आप देखते हैं 1966 से 77 11 साल, और फिर 4 साल यहाँ, 4 साल प्लस, तो लगभग 15-16 साल इन्होंने 3 टेन्योर में देखे। अब ध्यान से देखो, 4 आदमियों के नाम मैं लूंगी जिन्होंने ठीक 2-2 लोकसभाएं देखी हैं। सबसे पहला नेहरू, 2 लोकसभाएं। राजीव गांधी, 2 लोकसभाएं। पहली लोकसभा चाहे 2 महीने देखी लेकिन डिजिट तो है ही उनके साथ। इसके बाद यहाँ आ जाओ, मनमोहन सिंह जी 2 लोकसभाएं देख गए, एक्जैक्टली 2, और मोदी जी ने भी 2 देख ली। तो आज तक के इतिहास में कितने पीएम्स ने 2-2 लोकसभाएं देखी? 4। पहले नाना और उनका देवता यानी नेहरू और राजीव, पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं। मनमोहन सिंह जी ने देखी कौन कौन सी? 14-15, और अभी वाले देख रहे हैं 16-17। 3-3 किस किसने देखी? इंदिरा और अटल। इंदिरा ने देखी 4थी, 5वीं, 7वीं। अटल जी ने लगातार देखी 11वीं, 12वीं, 13वीं। लेकिन 11वीं में महज कितने दिन के थे? 13 दिन के। समझ में आ गया सबको ये? अब ध्यान से देखो, 3 लोकसभाएं जिनमें 1 से ज्यादा पीएम बने। अभी मैं कह रही थी 2 लोकसभाओं में 1 आदमी, 3 में 1 आदमी। अब मैं उल्टा कह रही हूँ, लोकसभा 1 और आदमी कई कई। ऐसी है 6, 9 और 11। 6, 9, 12 होता तो बहुत आसानी से, कोई नहीं, 6, 9, 11। 6 में 2 आदमी आए, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी। 9 में 2 आदमी आए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। और 11 में 3 आदमी आए, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। सबकी समझ में आ गया ये? अब ध्यान से देखो, 1 के सामने 1 आदमी, 1 लोकसभा और 1 आदमी, ऐसी बहुत कम है। तीसरी ऐसी है, 7वीं ऐसी नहीं है। 7वीं वाले का तो फिर देखो यहाँ भी तो है, और 7वीं वाली यहाँ भी तो है। तीसरी ऐसी है, 10वीं ऐसी है, और तुम्हें कोई नहीं दिखेगी। तो 2 ऐसी हैं जिनमें कि 1 आदमी 1 लोकसभा देख गया। समझ में आया? अब ये सारी 17 को अगर मैं एक टेबल के फॉर्म में तुम्हें बताऊं तो तुम इसके आंसर इजीली दे पाओगे। मुझे 2 आदमी बताओ जिन्होंने 2 से ज्यादा लोकसभाएं देखी। राजीव और इंदिरा। राजीव है? अच्छा, तुम अपने आप बोलो कौन है? इंदिरा और अटल बिहारी जी। इंदिरा की कौन कौन सी लोकसभाएं हैं? 4थी, 5वीं, 7वीं। अटल जी की 11, 12, 13। मुझे वो आदमी बताओ जिन्होंने ठीक 2 लोकसभाएं देखी, ना कम ना ज्यादा, जिन्होंने एग्जैक्टली 2 लोकसभाएं देखी। पहला कौन है? नेहरू। दूसरा कौन है? राजीव। तीसरे और चौथे कौन कौन से नंबर है नेहरू के? पहली, दूसरी। राजीव की, मनमोहन की और मोदी जी की। ठीक है, मुझे वो बताओ जिनमें कितनी लोकसभाओं में 1 से ज्यादा आदमी था? लोकसभा में 1 से ज्यादा। 6, 9, 11। 6 में कितने आदमी थे? 9 में और 11 में। कौन है ये 2 आदमी? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी। 9 में 2 कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। और 11वीं में 3 कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी और एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। अब मुझे ऐसी लोकसभाएं बताओ जिनमें सिंगल 1-1 आदमी है, 1 लोकसभा 1 आदमी। कौन कौन सी हैं वो? तीसरी और 10वीं। तीसरी में कौन था? और यहाँ पर पीवी। अब देखें क्या 17 तक हमने लिख ली पूरी। इसमें 1-2 नंबर होने चाहिए हर एक। 1-2 कहाँ है? 1-2 देखो सारी। अब डिजिट्स पे नजर रखना। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद 6 कहाँ है? ये रही। 7 कहाँ है? ये रही। 8, 7, 8 ये भी हैं, है ना? इसके बाद 9 ये रही। 10 यहाँ है। ये 11, 12, 13 ये रही। 11, 12, 13 क्योंकि 3 में था ये। 14, 15 और 16, 17 सारी हो गई अब तक की। यानी आज तक के इतिहास में कितनी लोकसभाएं हमने देख ली? 17। डबल लोकसभा देखने वाले कितने आदमी थे? ठीक 2 लोकसभा, 4। 2 से ज्यादा वाले 2। 1-1 देखने वाला 2 और 3 देखने वाले। ऐसी लोकसभाएं जिनमें 1 लोकसभा में कई आदमी आए। 3, 6, 9, 11। सिंगल आदमी सिंगल लोकसभा 2, शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव। और 3 लोकसभाएं, 6ठी में 2, 9वीं में 2, 11वीं में 3। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 2-2 एग्जैक्टली देखी? 4। नेहरू, राजीव, मनमोहन और मोदी जी। 3-3 देखने वाले इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी। सबकी समझ में आ गया? इनमें से कौन ऐसा है जिसने 6 राष्ट्रपति देखे?
हाँ, इनके पिताजी ने कार्यकाल कितना देखा? 17। रंगा फहराया 17 साल। लेकिन राष्ट्रपति कितने देखे? 2, क्योंकि 62 तक तो एक ही आदमी था, राजेंद्र प्रसाद, और 62 से 67 के बीच में थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि इंदिरा के टाइम में बहुत सारे लोग तो गड़बड़ में भी रहे, 2 तो एक्सपायर भी हो गए। कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फिर उनका काम संभालने भी लोग आए होंगे, उनके बीच में भी लोग आए, फिर अगले टेन्योर में भी लोग आए। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रपतियों का साथ किसने देखा? इंदिरा गांधी ने। ये टेबल सबकी समझ में आ गया? ठीक है, अब ऐसा ही एक टेबल, ये टेबल बहुत काम के होते हैं इसलिए बेसिक में कराती हूँ। एक राष्ट्रपतियों का टेबल भी ऐसे ही कर लेते हैं, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान दिखेंगी। इसमें देखो, राष्ट्रपति का टॉपिक आपका दिया होगा संसद के आसपास, 76 पेज नंबर के हेरफेर में मिलेगा, लोकसभा राज्यसभा वगैरह, 105 पर। कई चीज़ें मैंने जो बेसिक में कराई थी ना, वो यहाँ दोबारा काम आती है, इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़नी चाहिए चीज़ें। चलो 105 पेज पर बता रहे हैं, राष्ट्रपति का टेबल है, स्मरणीय तथ्य भी हैं। 105 पेज पर आ जाओ। भारत के राष्ट्रपति, एक बार पहले बोर्ड पे रिकॉल कर ले ताकि हमें किताब बहुत आसान दिखे। अभी कौन से नंबर के राष्ट्रपति बैठे हैं? कौन से नंबर के? 14वें राष्ट्रपति। आपके राष्ट्रपति सबसे बड़ी पोस्ट, महामहिम, आप कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी ध्यान से देखना, ये सब तुम्हें बेसिक बैच में मैंने सिखाया था। 7 नंबर में एक तरफ लिख देती हूँ, उससे हमें याद होगा ये आधे हैं। 3 के नाम के आगे डॉक्टर बताया होगा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। कौन था पहला? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे? एस राधाकृष्णन जी, सारे बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल के बीच में मृत्यु होने वाला पहला आदमी राष्ट्रपति की कुर्सी पर। चौथे बने थे वी गिरी। एक फॉर्मूला तरीका बताया था याद करने का, वेरी फनी नीलम ज्ञान झाड़ती रही, वी गिरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद। आज तक सिर्फ 2 ही आदमी बीच में एक्सपायर हुए, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के राष्ट्रपति हैं। पहला जाकिर हुसैन 2 साल बाद एक्सपायर हुए, फखरुद्दीन 3 साल बाद। इसके बाद आया था नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम, और लास्ट में यहाँ था ज्ञानी जैल सिंह जी का नाम। इनका टाइम पीरियड भी हमें पता है, पहले वाले 12 साल हैं, दूसरे वाले 5 साल, तीसरे वाले 2 साल, चौथे वाले 5 साल, पांचवें वाले 3 साल, छठे के बाद न दिन न महीना न साल के डिजिट बदलने। किसी को याद है क्या डेट थी वो? इनकी 25 जुलाई 1977। इसके बाद 24 जुलाई 1982 में हटे, फिर 25 जुलाई 82 में बने, फिर 25 जुलाई 87 में बने, फिर 25 जुलाई 92। आज तक सबके दिन महीने और साल के डिजिट सेम चल रहे हैं, सब बताया होगा। यही थे वो ज्ञानी, ये नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद अगले कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह जी, पहले सिख राष्ट्रपति। 7 इधर 7 इधर। वेरी फनी नीलम ज्ञान झाड़ती रही, ये बेसिक में था। उसके बाद क्या रहा? रोती रही। क्यों? डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी। ये 4 नीचे के तुम्हें पता है। अभी कौन बैठे हैं? रामनाथ कोविंद। इनसे पहले अभी एक्सपायर भी हुए थे, प्रणब मुखर्जी। महिला का नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डॉक्टर APJ KR नारायणन। और डॉक्टर कौन थे? ये शंकर दयाल शर्मा। और आर का मतलब था रामास्वामी वेंकट रमन। ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए तो अब ध्यान से पढ़ लो। ये 14 राष्ट्रपति हैं आपके, इनमें से ये 3 ऐतिहासिक हैं। आपकी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की हर किताब में ये तीनों नाम जरूर मिलेंगे। और ये बिल्कुल करंट में तुमने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में देखे भी हैं चेहरे टीवी पे, और तुमने इनके बारे में पढ़ा भी है, अखबारों में नाम आते हैं लोगों के। तो ये कोई बहुत पुराने नहीं है, ये ऐतिहासिक है, मतलब जिनका इतिहास की किताबों में जिक्र है। ये बीच में तुम्हें याद करने पड़ते हैं, और इनको भूल ना जाए तो इनका एक ट्रिक मैंने आपको बताया होगा। वेरी फनी नीलम ज्ञान झाड़ती रही, लाइन पूरी, बाद में रोती रही। क्यों? डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी। इन सब के बारे में खास चीजें पढ़ लेते हैं ताकि फिर दिक्कत ना आए। फिर जब पढ़ाऊंगी ना राष्ट्रपति, बहुत आसान दिखेगा। पेज 105 पर आ जाओ, पहले टेबल ही पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों का पहला पॉइंट देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1925 को बने और 13 मई 1962 तक रहे। कितने साल ये राष्ट्रपति रह गए? 12 साल। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक का, क्योंकि 5 से ऊपर कोई गया ही नहीं है। ये कितने साल रह गए? 12 साल। इनको बीट करना नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई रिपीट भी होगा तो कितने साल बनेगा? 10 साल। ये 12 साल है। 12 साल मजाक नहीं, बहुत लंबा कार्यकाल है। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और भारत के पहले राष्ट्रपति। यहां लिख लो, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल। कहाँ के गांधी कहलाते हैं ये? बिहार गांधी। बिहार गांधी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन देखो, 1962 से 67 के बीच में रहे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद। तब ये क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति। इनके टाइम में आपके देश ने पहली बार इमरजेंसी देखी थी, लिख लो यहाँ, फर्स्ट आपातकाल, पहला आपातकाल, क्योंकि चीन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया था। लिख लेना, इसमें जगह खाली है थोड़ी सी इसी बॉक्स में। फर्स्ट इमरजेंसी, चीन का अटैक था भारत पर 1962 में। इसके बाद अगला टिक करो, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, यहाँ लिख लो फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति। फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति। इनकी कार्यकाल के बीच में ही डेथ हो गई, 2 ही साल बाद, 67 से 69। फिर बने वी गिरी। ये तुरंत नहीं बने, पहले डेथ के बाद बने। किसकी डेथ के बाद? जाकिर हुसैन अचानक से चल बसे, तो जो उस टाइम के उपराष्ट्रपति थे, कौन थे वो? वी गिरी। इनको बुलाया, ये आ गए। 2 महीने तक ये किसकी कुर्सी पर बैठे रहे? राष्ट्रपति। जब इलेक्शन शुरू हुआ ना, वे किसको बनाएंगे, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, तो इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया और अपने आप कहे कि मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी मैं बैठना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा। वी गिरी जी ने जिस पोस्ट से इस्तीफा दिया वो किसकी थी? उपराष्ट्रपति। पर क्योंकि राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए थे, ये पोस्ट भी खाली हो गई। और ये भी वो पहली बार हुआ कि आपके देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आज तक पहली और आखिरी बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला एक जज राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा। ऐसा ज्यादा नहीं हुआ, 20 दिन हुआ, लेकिन 20 दिन में भी एक रिकॉर्ड बन गया। भारत का इकलौता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। ये टिक कर लो, वी गिरी कार्यवाहक रहे। एक्टिंग बोलते हैं किसी के मरने के बाद जिसको आना पड़े या किसी और कारण से। 69 से 69, मई से जुलाई तक, तो हार्डली 2 महीने। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति।
फिर एम हिदायतुल्ला टिक कर लो, कार्यवाहक। ये 20 जुलाई से 24 अगस्त तक, तो पूरा महीना मान लो, एक महीना लगभग 20-25 दिन के आसपास, कहीं कहीं बीच में वो भी लिखा होता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत बड़ी बात है, इकलौता मुख्य न्यायाधीश जो किस कुर्सी पर बैठा है? राष्ट्रपति। और जानते हो हिदायतुल्ला हमारे देश में, सुन लो इसको, सीजेआई तो रहे, फिर ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने चुनाव के बाद। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बने, तो अपना कार्यकाल 5 साल का। और ये 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन कभी चुनाव से नहीं आए, सिर्फ काम संभालने आए। क्यों काम संभालने? पहली बार जब किसकी डेथ हो गई थी? जाकिर की। और किसने सीट छोड़ दी थी? वीवी गिरी ने, फर्स्ट टाइम। और सेकंड टाइम जो ज्ञानी जैल सिंह जी है ना, क्या है वो भारत के पहले बीमार हो गए थे 1982 में, अमेरिका गए थे इलाज कराने, तब इनको, उस टाइम ये उपराष्ट्रपति थे, तब इनको राष्ट्रपति बनना पड़ा। तो आपके देश में इकलौता एक आदमी है जो इतना पढ़ा लिखा था कि वो चीफ जस्टिस का जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, बहुत बड़ी चीज। उस आदमी ने 2 बार राष्ट्रपति की कुर्सी पे काम किया। दोनों बार काम करने का कारण था, पहली बार कि राष्ट्रपति एक्सपायर हो गया, उपराष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, और दूसरी बार इसलिए किया क्योंकि जब वो उपराष्ट्रपति थे, चुने गए थे ना, तो उनके टाइम के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी बीमार होकर इलाज कराने अमेरिका गए, तो उनकी सीट खाली हो गई। तब फिर एक बार ये राष्ट्रपति बन के बैठे। असलियत में राष्ट्रपति कभी नहीं बने, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, या उपराष्ट्रपति थे, या कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, काम संभालने के लिए। कितनी बार बने ये? जब पहली बार बने तब चीफ जस्टिस की कुर्सी से उठ के बने थे, और जब दोबारा काम संभाला तब उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर। ये टिक कर लो, एम हिदायतुल्ला। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीवी गिरी, वीवी गिरी बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते, इंडिपेंडेंट, और दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। पहली बार में क्लैरिटी नहीं हुई, जो मिनिमम कोटा होता है ना भाई, इतने वोट मिलने चाहिए, वो नहीं मिले, तो दूसरे राउंड की जनगणना करनी, ये मतगणना करनी पड़ी। वीवी गिरी, इनको प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भी कह देते हैं, लिख लो यहाँ, प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट, सब उनकी मानते थे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट वीवी गिरी। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ये बहुत डिटेल से पढ़ाया था बेसिक बैच में, टिक मार्क कर लो। 1974 से 77 तक रहे, केंद्रीय मंत्री थे पहले, कार्यकाल में मृत्यु। यहाँ लिखो सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में एक्सपायर होने वाले, सबसे छोटी उम्र में एक्सपायर होने वाले, सबसे यंगेस्ट एक्सपायर हुए थे फखरुद्दीन। कितने साल बाद? राष्ट्रपति की कुर्सी पे कितने साल हुए थे? 3 साल। 2 ही आज तक गए हैं राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे बैठे। कौन कौन? जाकिर और फखरुद्दीन। फखरुद्दीन के टाइम में कौन सी इमरजेंसी लगी थी? कौन सा आपातकाल? इंटरनल, आंतरिक। तुमने आपातकाल पहले कहाँ लिखा? राधाकृष्णन के पास ना। इसके बाद वीवी गिरी के पास लिख लो, आपातकाल, पाकिस्तान का अटैक हुआ था, इमरजेंसी, सेकंड इमरजेंसी, पाक का आक्रमण, वीवी गिरी के पास। वीवी गिरी, पाक से युद्ध, सेकंड इमरजेंसी। और फखरुद्दीन अली अहमद के पास लिखो थर्ड इमरजेंसी, उसका युद्ध कारण नहीं था, वो कैसी इमरजेंसी थी? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वाली, आंतरिक उपद्रव के कारण, आंतरिक आपातकाल बोलते हैं। उसके बाद वो शब्द ही हटा दिया कि इसका मिसयूज किस सरकार ने किया? इंदिरा गांधी। अब नहीं है वो वर्ड तुम्हारे संविधान में। चलो अगला देखना, जब ये एक्सपायर हुए तो बीडी जत्ती आए काम संभालने, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीलम संजीव रेड्डी। क्या खास है नीलम के साथ? नीलम की कुछ बातें उनको दूसरों से अलग करती हैं। पहली बात, ये आपके इंडिया के फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट सीएम थे। कौन सी आपकी पहली स्टेट? आंध्र प्रदेश, जो कि बहुत जबरदस्ती में बनानी पड़ी थी 1953 में, हैदराबाद राजधानी। सेकंड पॉइंट, ये 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रहे, स्पीकर भी रहे, बहुत बड़ी बात है ये भी। और तीसरा, इतना सब कुछ हासिल करके भी ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। किस उम्र में? 64। जब इन्होंने शपथ ली, उस दिन क्या दिन था? 25 जुलाई 1977। वो दिन और आज का दिन, 40 साल प्लस बीत गए। जितने लोग राष्ट्रपति बने सबने किस दिन शपथ ली है? 25 जुलाई। कहीं नहीं लिखा कि इस दिन शपथ लेनी है, लेकिन सबको लगता है कि लकी राष्ट्रपति था। और हुआ भी अजीब, देखो इनके बाद ना कोई मरा, ना इमरजेंसी लगी, ना कोई रिपीट हुआ। सबने कितने साल काटे हैं? 5 साल। तो ये अपने आप में अजीब भी है कि इनके बाद सबकी ओथ टेकिंग की डेट सेम है, महीना सेम है, और सन के डिजिट भी सेम है, या तो 7-2 हैं या 2-7 हैं, क्योंकि 77 से 82, 82 से 87, 87 से 92 लगातार। आज जो 14वें राष्ट्रपति बैठे हैं ये अपने रामनाथ कोविंद जी, इनकी शपथ अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे 25 जुलाई 2017 निकल के आएगी, और इनका टेन्योर पूरा होगा 24 जुलाई 2022 को। तो आज तक सोचो 6ठे से और 14वें ने भी इसी दिन शपथ ली। तो बहुत लकी राष्ट्रपति की तरह लोग इसको देखते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बहुत लकी है, लेकिन माना जाता है। ये टिक कर लो, नीलम संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1977। अब एक बार सबकी इस पे डेट पे नजर डालना। यानी जैल सिंह जी देखो 25 जुलाई 1982, अगले पेज पे सिर्फ नजर डाल लो, 25 जुलाई 1987, फिर 25 जुलाई 92, 25 जुलाई 97, 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2007, 25 जुलाई 2012, और लास्ट है 25 जुलाई 2017। तो किसके बाद दिन, महीने और साल भी ज्यादा नहीं बदले? नीलम। नीलम कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 6ठे। ना कोई आपातकाल लगा, ना कोई दिक्कत आई देश के ऊपर। ये टिक कर लो, नीलम का। निर्विरोध निर्वाचित हैं। जानते हो पहले इलेक्शन में खड़े हुए थे, हार गए थे, फिर जब अगली बार खड़े हुए तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। निर्विरोध, किसी ने मतलब विरोध नहीं किया, बिना विरोध के जीतने वाला पहला राष्ट्रपति है ये। 1969 में हार गए थे, अंडरलाइन कर लो। अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, कितनी एज में बन गए? और 2 पहली अचीवमेंट क्या है बनने से पहले? फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट सीएम और लोकसभा के स्पीकर। ये नाम के पास लिख लो, फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट सीएम, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम, फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट सीएम, और दूसरा क्या बताया? लोकसभा के स्पीकर। इसके बाद आ जाओ ज्ञानी जैल सिंह जी पर। किस कम्युनिटी के पहले हैं? सिख। अंडरलाइन करना, 25 जुलाई 82, पहले सिख राष्ट्रपति। जेबी वीटो का प्रयोग किया। जेबी वीटो
वीटो 3 तरह की होती है। अब ध्यान से सुनो, ये नहीं बताया था तुम्हें, अब बोर्ड पे देखो और ध्यान से समझो। वीटो का मतलब होता है मना करने की पावर, निषेधाधिकार। कौन सा अधिकार? निषेध, मना करने का। किसी काम को करवाने में पावर यूज होती है, लेकिन ये पावर काम को रोकने में यूज होगी, करवाने में नहीं। निषेध अधिकार का वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। सब बातों पे ध्यान देना, एक एक पॉइंट काम का है। ये वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, ये सिर्फ आपने एज्यूम कर लिया, आइडिया लगा लिया कि ऐसा होगा। क्यों आइडिया लगाया? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के आर्टिकल 111 में लिखा था कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर साइन करने के लिए अपनी मर्जी से समय ले सकता है। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल। तो इसका मतलब वो 4 साल भी ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। ये लिखा था अपनी मर्जी से वो कितना भी समय ले सकता है राष्ट्रपति बिल पर साइन करने के लिए। मैंने आपको 2 तरह के बिल बताए थे, एक कॉमन और एक मनी बिल। याद है, मनी बिल तो इसको तुरंत में साइन करना पड़ता था, लेकिन साधारण विधेयक को ये रोक सकता है। और कितने दिन? तो कह दिया अनलिमिटेड टाइम के लिए। अनलिमिटेड का मतलब है एक तरह से अगर वो ना चाहे साइन करना तो रोक के रखे, सरकार हट जाएगी, वो बैठा रहेगा, रोक के रखेगा। तो क्या नहीं होता? डिस्कशन तो करते हैं पर फाइनल मर्जी इसी की चलती है। अभी बताती हूँ, सारी चीजें क्लियर होंगी, पहले सुन लो कि मैं क्या बता रही हूँ। वीटो मना करने की पावर है, लिखित नहीं है, लेकिन आइडिया लगा लिया। किस आर्टिकल से? क्योंकि 112 इसमें 11 में लिखा है कि राष्ट्रपति जितना चाहे उतना समय ले सकता है। फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का है, कोई इसको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आप इस पे साइन करो। अब आपके राष्ट्रपतियों ने इसका यूज बहुत रेयर किया, लेकिन आज तक 4 बार इसका यूज किया गया है। पहला इसका यूज किया था सबसे पहले राष्ट्रपति ने, जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कारण था? अच्छा, ये कितने टाइप के, पहले टाइप सुन लो। एक का नाम है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो यानी सीधे ना, रोकना किसी काम को। दूसरे का नाम है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और तीसरी तरह की वीटो है आपके यहाँ, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, पॉकेट वीटो। ये अब दोबारा टॉपिक आएगा ना जब, तब मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगी, ध्यान से समझना। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है राष्ट्रपति के पास कागज आया और वो नहीं साइन करेगा। नहीं साइन करने के पीछे उसकी मर्जी है, 99% लॉजिक होता है, वो कारण होता है। ये इतने पागल नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए साइन नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट वीटो में सीधे साइन ना करने की पावर है कि नहीं साइन करता। आपके देश में आज तक ये 2 बार यूज किया, 2 राष्ट्रपतियों ने। अब उनके बारे में आगे बता दूंगी, पहले ये जान लो सीधे मना करना, तो सीधे नो मान लो। कौन सी पावर यूज कर ली है? हाँ, कितनी बार यूज हुई आज तक? 2 बार। दोनों का कारण था। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कोई चीज, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पे हूं, मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है गलत है, तो मैं, मेरे पास कागज आया, साइन करने के लिए विधेयक आया, तो मैं कहूंगी कि भाई मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है और एक बार इस पर पुनर्विचार कर लो, एक बार दोबारा डिस्कस कर लो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यानी मैंने उस फाइल पे मना नहीं किया, मैंने सिर्फ उस फाइल को एक बार लौटा दिया। और लौटाने का कारण था मैं चाह रही थी कि आप उस पर क्या कर लें, एक बार पुनर्विचार, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लो, मुझे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये है कि सरकार की बात पे आपको विश्वास नहीं है और आप फील कर रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ है, तो एक तरह से सीधे मना तो नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसको लौटा दिया है। तो लौटाने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के थोड़ा एंटी भी मान लेते हैं, सरकार मानती है, होता नहीं। अगला है पॉकेट वीटो। मान लीजिए कोई सरकार, कोई राष्ट्रपति, सरकार ने जो बिल भेजा, इस पे उसको लग रहा है कि यार ये गलत है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा वरना ये दोबारा भेज देंगे। जब दोबारा जाती है ना फाइल, तब ये बाध्य हो जाता है साइन करने के लिए। एक बार लौटा सकता है, पुनर्विचार के बाद गई फाइल पे साइन करेगा ही करेगा। यहां वो सीधे क्या कर देगा? मना। लेकिन इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, ठोस कारण। ऐसे नहीं कि मैं साइन नहीं करता। जब वो उसको दिखे कि यार कोई ठोस कारण नहीं है मेरे पास और मैं लीगली भी, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है मना करने का, ना लॉजिकली ना लीगली, तो फिर वो कौन सी पावर यूज कर पाता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो एक ऐसी पावर है कि अगर ये यूज कर ली तो ना उसने फाइल लौटाई है ना मना किया है, कारण बताना पड़ता ना मना करने का, उसने उसको अपने पास रोक लिया और उसको अनिश्चित काल के लिए कह दिया कि मैं जब तक सोच विचार करूंगा, जब तक साइन नहीं करूंगा। अब इसमें 1 साल 2 साल कितना ही साल लगे, यहाँ तो मना कर रहा था, लौटा रहा था, यहाँ कह रहा था विचार कर लो, यहाँ लौटा नहीं रहा, ना कह रहा विचार कर लो। उसने एक ऐसी पावर का यूज कर लिया, कहावत है कि कागज उठा के जेब में रख लिया, जेब में कोई नहीं रखता फाइल को, लेकिन कहावत बन गई कि पॉकेट वीटो में अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो कानून को बनने से सरासर रोक देगा। मना नहीं कर रहा, मना करेगा तो कारण बताना पड़ेगा, इसमें वो सेफ हो गया। लेकिन इसके ना कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि किसी पे मैं साइन ही ना करूं, इसका यूज बहुत कम करते हैं और आज तक सिर्फ एक राष्ट्रपति ने, और वो भी कहीं ना कहीं गलत था इसलिए रोक दिया था, पॉकेट वीटो का यूज किया सिर्फ एक राष्ट्रपति ने, वो आज तक कानून नहीं बना। इसका यूज भी सिर्फ एक राष्ट्रपति ने किया, वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना। इसका यूज आज तक 2 बार हुआ, दोनों बार कारण था। तीनों बातें समझ में आई? सस्पेंसिव में वापस लौटाएगा, क्या करेगी लोकसभा राज्यसभा? पुनर्विचार। जब पुनर्विचार के बाद फाइल आएगी तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, बाध्य है। इसमें क्या कर दिया? मना करने का कारण भी तो बताएगा ना, कोई कारण होगा। यहां ना मना किया ना पुनर्विचार, रोक के रखा कि जब तक सरकार हटेगी रोक के रख लेता हूं। कौन सी वीटो यूज हो गई? नई सरकार इसको पेश ही नहीं करेगी, तो ये अपने आप स्वतः समाप्त। अब इनके बारे में जाने कि क्यों यूज किए गए, जैसे इन्होंने कहा कि कोई कारण होगा। पहले बात करते हैं नो वाले की, क्या नाम था इसका? एब्सोल्यूट वीटो। तो ये आज तक कितनी बार यूज हुई है? 2 बार। 1954 में यूज हुई थी और 1991 में। किसने यूज की थी? तो आपको अगर राष्ट्रपति पता है तो आपको पता है किसने यूज की थी। कौन था यहाँ राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ कौन रहा होगा? आइडिया लगाओ। तुम्हें 77 से पता है, 77 से 82 कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। 82 से 87 कौन था? ज्ञानी जैल सिंह जी। 82 से 92 के, ये 87 से 92 के बीच में कौन था? रामा स्वामी वेंकट रमन। वही तो रहे होंगे ना यहाँ, तो कौन रहे होंगे? आर वेंकट रमन। सब लोग समझने पे फोकस करना, लिखने पे नहीं। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्यों मना किया? कोई लॉजिक था, कोई कारण बताया। इनके पास एक फाइल गई और उसमें पेप्सू, पेप्सू समझते हो? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। जो आज आपका पंजाब है ना, पहले ये पंजाब अकेला पंजाब नहीं था, पहले पंजाब की पूरी एक पट्टी थी। पंजाब के 2 हिस्से बने, एक हिस्सा आपके पास इंडिया में आ गया और एक हिस्सा
पाकिस्तान में, आपको मिला पूर्वी पंजाब और उनको मिला पश्चिमी पंजाब। हमने भी अपना नाम पंजाब रखा, उनका भी पंजाब है, उनके को हटा देते हैं। उस टाइम का पंजाब सिर्फ पंजाब नहीं था, हिमाचल भी पंजाब था, पहाड़ी पूरा इलाका पंजाब था, हरियाणा भी पंजाब था। यानी आज के हिमाचल को ऐड कर लो, पहाड़ी इलाकों को आसपास ऐड कर लो, पंजाब को और हरियाणा को, इसको पूरे को आप कहते थे ये पेप्सू है। पेप्सू का मतलब था पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब। अभी मैंने क्या बताया, पंजाब का कौन सा हिस्सा आपको मिला? ईस्टर्न। तो ईस्टर्न पूर्वी तो होता है, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। यहाँ बहुत मारकाट मची, जब आज़ादी हुई ना तब यहाँ मारकाट मची, क्योंकि यहाँ से पंजाब उस तरफ जाने वाले और वहाँ से यहाँ आने वालों की ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की पता होगी तुम्हें, गदर मूवी के स्टार्टिंग के सीन बिल्कुल सच्चाई पर ही बेस्ड है, ऐसा हुआ था, उससे भी भयानक हुआ था। ये पेप्सू का विवाद था और इसीलिए आपके देश में पहली बार पंजाब में आप लोगों को आर्टिकल 356 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, जिसको आप कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। कहाँ लगा था सबसे पहली बार? पेप्सू में, पंजाब में। तो जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, राष्ट्रपति शासन, तो उस राज्य के सारे नियम कायदे कानून देश की सरकार बनाती है। वैसे तो राज्य का काम राज्य सरकार करती है, लेकिन अगर किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो उनके लिए नियम कौन बना देता है? देश की सरकार। जैसे मान लो हरियाणा में लग जाए आज, तो हरियाणा के सारे काम कौन करेगा फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मोदी जी की सरकार करेगी। 1951 में जब पेप्सू में ये लगा तो इसके सारे कामकाज किसके हाथ में चले गए? देश के। 1954 में यहाँ से ये हट गया और जब ये हटा ना, तब तक देश ने, केंद्र ने पेप्सू का बजट पारित कर दिया था। केंद्र ने बता दिया पंजाब एंड ईस्टर्न, ये पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब में इतना रुपया यहाँ लगाना है। तो राष्ट्रपति के पास बजट जब पारित किया लोकसभा राज्यसभा, तब तक यहाँ आपात ये था राष्ट्रपति शासन। लेकिन जब ये बजट साइन के लिए पहुंचा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब तक हट गया 356। तो प्रेसिडेंट ने कहा भाई अब क्या जरूरत है, हम कौन है इनके बारे में बताने वाले? इनके यहाँ इनका सीएम अपने आप देखेगा कैसे पैसा लाना है और कैसे पैसा भेजना है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो उसने ठीक किया या गलत किया? ठीक किया ना, ये मिसयूज तो नहीं हुआ भाई। जिसके घर का पैसा वो खुद देखे मुझे पैसा कहाँ लगाना है। आपको सिर्फ तब देखना है जब उसके घर में कोई दिक्कत हो। तो जब तक पटियाला वाले इलाके में दिक्कत थी तो सारा कामकाज केंद्र देख रहा था। उसने बजट बनाया, पेश किया, पारित किया और राष्ट्रपति को कहा सर साइन कर दीजिए। जब तक राष्ट्रपति के पास कागज गया तब तक पेप्सू वाले शांत हो गए, राष्ट्रपति शासन हट गया। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब लॉजिकली हमें जरूरत नहीं है इनके लिए डिसीजन लेने की, ये अपना खुद बजट पेश करेंगे और पारित कर लेंगे, तो मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो ये किसी पीएम की बेइज्जती है या ठीक किया इन्होंने? ठीक किया ना, लॉजिकली भी यही ठीक है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वीटो का बिल्कुल ठीक प्रयोग किया, इसको हम जस्टिफाई करेंगे, बिल्कुल ठीक किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नाम किसका लिखा है? 1991। आपके देश में ना एक रूल है, जब भी कभी मनी बिल पेश किया जाएगा तो ये मनी बिल पहले एक बार राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के लिए जाएगा। प्रेजेंट बाद में करना है, पहले इसका अनुमोदन ले लो। सर क्या हम ये पेश कर दें? ये मनी बिल है, इस बारे में, पैसे के बारे में है। राष्ट्रपति हामी देगा तो ये माना जाएगा, पेश करना ठीक है। और अगर राष्ट्रपति को नहीं पता और आप पेश कर रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, मंत्री बेशक पेश करे। तो यहाँ आर वेंकटरमन के टाइम में, मैंने अभी बताया तुम्हें, कुछ सरकार गिर रही थी, बहुत खराब चल रहा था, 9वीं लोकसभा। कौन से दो पीएम आए थे? वीपी सिंह और चंद्रशेखर, ये वो दौर था। तो आर वेंकटरमन के पास ना वीपी सिंह की सरकार कल गिरने वाली है। आज वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया भाई, कल हमें हटना है, हमारा बहुमत नहीं बन पाया, कल हम हटेंगे। आज आनंद फानन में फटाफट से एक मनी बिल बनाया, तुरंत में, और बिना राष्ट्रपति को पता चले, उससे अनुमोदन तो दूर किया, पता भी नहीं चला, और आज में इसको पेश भी कर दिया और आज में इसको पारित भी कर दिया। और इसमें किया क्या कि एमपीज के भत्ते इतने बढ़ जाएंगे, जो एक बार एमपी रह गया उसको इतनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि हटना है ना कल, तो आज अपना जुगाड़ बढ़िया कर ले कि कल हटने से पहले अपना इतना पैसा कहीं ना कहीं से आ जाए। तो जब ये तो हट गया, अगले दिन बिल किसके पास गया? राष्ट्रपति ने कहा ये मनी बिल तो मुझे पहले बताया ही नहीं कि पेश भी कर रहे हैं, ये कब पेश किया और कब पास कर दिया, इसलिए मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो क्या आर वेंकटरमन ने सही किया या गलत किया? लीगली उसको एक्शन लेना चाहिए था, उसने मना कर दिया। इन दोनों ने मना किया, पर दोनों के पीछे कारण था, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। कौन सी वीटो यूज कर ली? समझ में आ गई है? एक ने क्या यूज किया भाई, दूसरे का काम दूसरे को दो ना, हम कौन है साइन करने वाले? दूसरे ने कहा मुझसे पूछा ही नहीं, आज सरकार गिरने वाली है तो कल अपना पारित करके दूर किया, मैं इसको पास नहीं करूंगा। दोबारा कभी वेंकट ये आए भी नहीं, वीपी सिंह जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक थे। दूसरी टाइप की, इसका नाम क्या था? कौन सी वीटो थी दूसरे टाइप की? सस्पेंसिव। सस्पेंसिव वीटो का यूज आज तक कितनी बार हुआ है? एक बार। और आपके बहुत पढ़े लिखे समझदार देश के इकलौते राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर एपीजे ने इस पावर का यूज किया तो तुम क्या मानते हो? सोच समझ के किया होगा ना। पावर क्या थी ये भी सुन लो। इनके पास 2006 की बात है, ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे? प्रेसिडेंटशिप से हटने से एक साल पहले, कुछ महीने पहले, 2006 में एक कागज इनके पास गया, बिल था, और उस पर लिखा था कि जैसे आपके देश में ना जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे राष्ट्रपति है, एमएलए है, एमपी है, सीएम है, उपराष्ट्रपति है, पीएम है, इन सब पे बैठने के लिए कंडीशन होती है कंपलसरी कि वो आदमी जो इनके इलेक्शन में खड़ा हो वो लाभ के पद पे ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं इसको। अब क्वेश्चन है लाभ का पद होता क्या है? लाभ के पद का मतलब है कोई भी आदमी अगर केंद्र सरकार से सैलरी लेता है या राज्य सरकार से किसी भी फॉर्म में सैलरी लेता है, चाहे वो चपरासी है, पीएन है, वो टीचर है, क्लर्क है, डॉक्टर है, अगर वो सरकार से तनख्वाह लेता है, उसकी तनख्वाह चाहे 20,000 है, तो हम कहेंगे वो किस पद पे बैठा है? अजीब बात है, देखो 25,000 कमाने वाला लाभ के पद पे है। और जितनी पोस्ट बड़ी बड़ी तुमने सुनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया, सीएम, गवर्नर, इन सबको आप लाभ के पद में नहीं मानते, चाहे करोड़ों रुपए कमाते हो। इनको आप कहते नहीं, ये लाभ का पद नहीं है, इसमें लाभ के पद में आप इसको नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे?
किसको, कौन है लाभ के पद पे? जो बेचारा सरकारी नौकरी, ऐसा जानते हो क्यों किया? बहुत बढ़िया प्लानिंग है ये। जो आदमी लाभ के पद पे, मतलब जो कोई सरकारी नौकरी में है, वो कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंडीशन है कि अगर आप लाभ के पद पे हैं तो आप चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते। अपनी नौकरी पे लात मारो, छोड़ दो नौकरी, लड़ो इलेक्शन, और हार गए तो फिर खाने के भी मानदे पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो आदमी नॉर्मल आदमी है ना आपके देश का, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मैं नौकरी छोड़ के काम करूं। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो आम आदमी, नौकरी वाला आदमी कभी सोच ही नहीं पाता। इतनी बड़ी पोस्ट जो लाखों करोड़ों में है, वो लाभ के पद नहीं है, लाभ का पद सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है इस पे भी। ये दिक्कत कहाँ आई? एपीजे अब्दुल कलाम के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आया। उस टाइम अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन यूपी के फिल्म बोर्ड की हेड बना दी गई। ये एमपी भी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, और फिल्म बोर्ड की हेड बना दी गई। तो यूपी ने अपने यहाँ फिल्म बोर्ड की मुखिया बना दिया। इसको रहने को एक बहुत बड़ा घर, कई नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सरकारी सब कुछ, सरकार की तरफ से पीए, पीएस, बड़ा घर, अर्दली, नौकर, बिजली फ्री, बहुत सारी सुविधाएं। अब कोई भी अगर सरकार से तनख्वाह लेता है तो अभी मैंने क्या कहा, वो किस पे माना जाएगा? तो इस हिसाब से तो लाभ के पद पे हो गई है भाई। सरकार से इतने भत्ते और सब मिल रहा है, जो एक आम आदमी को मिलता वो इनको मिला। तो ये क्वेश्चन उठा कि अरे ये महिला एमपी भी है और ये सरकार से सैलरी भी ले रही है, यूपी सरकार से। तो ये बात उछल गई। अब उछल गई तो संसद भवन के कानों तक पहुंची, और वहां बहुत जल्दी में सरकार ने, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, सरकार ने क्या किया, आनंद फानन में 2006 में फटाफट से, रातों रात, मतलब 2-4 दिन में, जब तक ये न्यूज़ बनती और लोग इसके बारे में सोचते, फटाफट से एक विधेयक लेकर आए और उसमें लिख दिया कि फलां 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 वाले पद भी लाभ के पद में नहीं है, और उनमें लिख दिया इस तरह के जो लोग हैं उनको आप लाभ के पद में नहीं गिनेंगे। तो ये किसको बचाने के लिए काम था? गलत था ना ये काम भाई। अगर आप देश की तनख्वाह ले रहे हो, देश का पैसा किसका पैसा होता है? जनता का। तो अगर कोई मेरे तुम्हारी कमाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ले रहा है, इसका मतलब वो लाभ के पद पर। आप खुद कहते हो, हमने तो नहीं कहा ना, आप ही कहते हो कि जो सरकार से तनख्वाह लेगा वो लाभ के पद पे। आप मतलब यहाँ एमपी हैं। अब जया बच्चन जी उस टाइम पैसे ले रही थी, सारी सुविधाएं, बड़ा घर, उसकी बिजली फ्री, पानी, मतलब बहुत ज्यादा सुविधाएं, वो सब पैसा तुम्हारी और मेरी जेब से जा रहा था। तो जब ये बात उठी तो तुरंत से रातों रात एक बिल पेश करके पास कर दिया कि ये वाले पद भी किसमें नहीं आएंगे, लाभ के पद। ये बात एपीजे को चुभी कि भाई ये तो गलत है, ये तो लाभ के पद में आने चाहिए, क्योंकि सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा है। उन्होंने वापस भेजा बिल कि मुझे गड़बड़ लग रही है, पुनर्विचार कर लीजिए। अगर किसी को लगता है कि लाभ का पद नहीं है तो उसको गलत लगता है। ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठाने वाला काम कर दिया ना। राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत आपके देश में होनी नहीं चाहिए। जब उन्होंने ये पुनर्विचार के लिए लौटाया तो कांग्रेस सरकार के मन में आया कि आज इसने हमें यहाँ लौटा दिया, कल ये फिर बीच में अपनी टांग अड़ाएंगे। ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी नुकसानदायक है ना सरकार के लिए। तो उन्होंने कहा इस बार तो निकाल दो, जैसे टाइम निकले, अगली बार इनको राष्ट्रपति नहीं बनाना। और इसीलिए इतना पढ़ा लिखा और काबिल आदमी भी आपके देश में दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाया। 2006 में पुनर्विचार के लिए फाइल तो आ गई, लेकिन पुनर्विचार करके भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार ने कहा सर ये बिल्कुल ठीक फाइल है और हमने विचार कर लिया, आप साइन कीजिए। तो दूसरी बार में क्या वो बाध्य हो गया? और ना चाहते हुए किसको साइन करने पड़े? एपीजे को। तो एपीजे ने कौन सी पावर का यूज किया था? पर यूज नहीं आई, बस कर ली कहने के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटाया, फाइल पे साइन करने पड़े, सेकंड टाइम में बाध्य हो गए। अब तीसरी वीटो की बात करते हैं। कौन सी वीटो है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सिर्फ कितनी बार प्रयोग हुआ है? एक बार। सस्पेंसिव का भी और एब्सोल्यूट का 2 बार। दोनों बार कारण ठीक थे। किन 2 राष्ट्रपतियों ने किया? राजेंद्र प्रसाद और रामास्वामी ने। और इसका सस्पेंसिव का एपीजे ने, और पॉकेट वीटो का किसने यूज किया? ज्ञानी जैल सिंह जी ने। कारण क्या था ये भी सुन लो। ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम में, आप सब जानते हैं सिख राष्ट्रपति हैं, लेकिन इन्हीं के टाइम में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1984। और आप ये भी जानते हैं, सारी कहानी मैंने बेसिक में सुनाई थी कि किस तरह से 2 लड़कों ने, इन्हीं के सिक्योरिटी के पर्सनल खास आदमी सतवंत सिंह और बेंच सिंह ने, इनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया। अब उनका मर्डर करना था और दिल्ली में दंगे भड़कने थे, और जो दंगे भड़के किस कम्युनिटी के खिलाफ थे? सिख। तो सिख विरोधी दंगे, 84 के दंगे थे ये। बहुत बार अखबार में आता है 84 के दंगा पीड़ित, तो समझ जाओ ये इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद मरने वाले लोग हैं। कारण बेचारे सिख कम्युनिटी के थे तो इसलिए मारे गए। अब ये जो बात थी ना सिखों वाली, ये जैल सिंह ने पहले ही दिन बता दी थी राजीव को कि दिल्ली के हालात बिगड़ेंगे, तुम सेना बुला लो, पुलिस के बस की नहीं है संभालना। लेकिन राजीव ने जानबूझ के अनसुना किया और राजीव गांधी ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। और अगले 5 दिन तक दिल्ली दिन दहाड़े लूटी भी गई, जलाई भी गई, और सिखों के 5000-7000 डेड बॉडी ऐसे सड़कों पे। कारण कोई गलती नहीं, बस बेचारे सिख थे इसलिए मार दिया, गलत किया। पुलिस अपना काम नहीं कर पाई जो उसको करना भी नहीं था। और फाइनली जाके जैल सिंह और राजीव गांधी के रिश्तों में खटास आई। और जब राजीव गांधी की सरकार ने एक बिल पेश किया, उस बिल में क्या लिखा कि अगर किसी भी डाकिये को किसी के ऊपर शक है, डाकिये को, डाकिया कौन होता है? नॉर्मली चिट्ठी बांटने वाला, तो वो उसके लेटर को खोल के पढ़ सकता है। ये ठीक है या गलत है? निजता का अधिकार है, किसी ने अपने घर में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, डाकिया कौन होता है? पढ़ने वाला। लेकिन ये बिल पारित करवा दिया किसने? राजीव गांधी। किसके पास गया? यानी जैल सिंह। जैल सिंह जी ने कहा मैं इस पर विचार करूंगा, और विचार करते गए करते गए करते गए करते गए, राजीव हट ही गया। क्योंकि राजीव ने जब ये बिल भेजा 1987 था, कहीं लिखा ही नहीं कि 2 साल में साइन जरूर करने, लिखा है आराम से विचार कीजिए। तो कहा विचार करूंगा, विचार कर तो रहा हूं। करते 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 विचार 89 आ गया, राजीव का टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेकिन विचार पूरा नहीं हुआ। और कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुझे इतने महीने वापस करना है। इस तरह ज्ञानी जैल सिंह जी कौन सी पावर यूज कर पाए? पॉकेट वीटो। उसके बाद दोबारा कभी ना राजीव आए और ना ही कभी ये दिक्कत आई। सबकी समझ में आ गया ये 3 तरह के? अब कोई डाउट है? अब समझ में आ गया? इसलिए पहले सुननी चाहिए टीचर, जो मुझे पता है कि कहां कौन अटकेगा। ये 3 सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, और कौन सी है एक? पॉकेट। एब्सोल्यूट में क्या करता है राष्ट्रपति? मना करता है। क्या मना करने का कारण होना चाहिए? मर्जी होनी चाहिए, कारण होना चाहिए। कितने लोगों ने कारण दिया? 2। राजेंद्र ने क्या कहा? भाई उनके यहाँ राष्ट्रपति शासन हट गया, अगले अपना पैसा कहाँ खर्च करना खुद देखेंगे, हम कौन है, तो मैं नहीं साइन करता। और दूसरा कौन था? रामास्वामी। क्या लॉजिक दिया रामास्वामी जी ने? क्या कहा?
ये कैसा बिल है जिस पे साइन करने हैं? मनी बिल। कितना चालाक थे ना वीपी सिंह जी भी, कितने चालाक। कल हटना है, पता है मुझे कल हटना है, आज ही लिख गए इतनी पेंशन इतना ये इतना होता कि कल तक ये लागू हो जाए। इन्होंने कहा मुझे कौन सी दिखाई थी भैया, ये तो लिखित में मेरी पावर है, पहले मनी बिल मुझे दिखाओ, मैं हाँ करूँ तो आगे बढ़ाओ। दोनों ने मना कर दिया, तो दोनों को ठीक माना जाता है, गलत नहीं है ये। अगली का नाम क्या है? किसने यूज की है? एपीजे। क्यों इनकी नजर में ये बात आई? क्योंकि पढ़े लिखे थे। क्या बोले ये? अगर आप एमपी हो तो आप किसके पद पे नहीं बैठोगे? लाभ। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कौन लाभ के पद का यूज कर रही थी? जया बच्चन। सारा पैसा जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से अपना आराम सारा। इन्होंने मना किया कि ये गलत है, पुनर्विचार करो। विचार के बाद फाइल आई, जबरदस्ती बिना मन के साइन किए, लेकिन सरकार ने क्या सोचा कि आगे इसको राष्ट्रपति नहीं बना, कभी नहीं बने। नेक्स्ट क्या है? अब तुमसे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी वीटो यूज की गई इंडिया में, कब यूज की गई? एब्सोल्यूट 1954 में। फिर कौन सी यूज की गई है? फिर ये वाली कब यूज की गई है? सस्पेंसिव 2006 में, ये 1991 में, और ये 1987। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले एब्सोल्यूट यूज हुई है 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 91 में किसने की थी? आर वेंकट रमन। अब ये थोड़ा एक्टिव होकर ना याद करने पड़ेंगे। सस्पेंसिव कब यूज हुई है? 2000 एपीजे ने। और पॉकेट कब यूज हुई है? 87। किसने यूज की है? जल सिंह ने। कल पढ़ेंगे आगे। किताबें सब लोग ले लो।